माननीय सांसद जी हैं। देखिए, वो अच्छे व्यक्ति हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वोट पाने के लिए बड़े हसीन सपने दिखाए गए, वो पूरे नहीं हुए, बल्कि उल्टा उनका और नुकसान हुआ। तो महंगाई बढ़ी है, महंगाई घटी नहीं है। बेरोजगारी जब बढ़ेगी, निश्चित रूप से गरीबी बढ़ेगी। हम ये नहीं कहते हैं कि हम 100% लोगों को नौकरी दे देंगे। किसानों की जमीन ली जा रही है और औने पौने दामों में ली जा रही है। सर्किल रेट 4 बार बढ़ गए, लेकिन जो नोटिफाइड एरिया बीडा का है उसका सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। 4 रेशियो में बढ़ाया गया होता तो आज 2 गुना उनको पैसा मिलता, जो मिला है उससे 2 गुना पैसा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह और आपने एक बार फिर से देखना शुरू कर दिया है बुंदेलखंड कनेक्शन। हमारे साथ आज एक ऐसे नेता हैं जो पहले विधायक रहे, फिर बाद में सांसद बने, बाद में राज्यसभा के भी सांसद रहे, साथ ही साथ क्रपको के चेयरमैन रहे और अब ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के भी अध्यक्ष हैं। एक ऐसे नेता जिनके बारे में भरे पूरे मंच से स्वयं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि ये बुंदेलखंड के मुलायम सिंह यादव हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव की। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, क्या कारक मानते हैं आपकी झांसी की इस मजबूत सीट पर, क्या कारक हैं? देखिए, झांसी बुंदेलखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है और इस सीट के परिणाम के साथ ही बुंदेलखंड के तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें संदेश जाता है। आज झांसी में जो परिस्थितियां हैं, मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन के पक्ष में लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कारण कई हैं। एक तो जो आज की तारीख में सत्ता है, उस सत्ता में जो जनता के बीच में वादे किए गए, जनता को वोट पाने के लिए बड़े हसीन सपने दिखाए गए, वो पूरे नहीं हुए। एक बार पूरे नहीं हुए, 2019 में फिर लोगों के बीच में बड़ी बातें की गई कि लोगों ने समझा कि हो सकता है कि नहीं हो पाया हो और 5 साल इंतजार करते हैं। 5 साल और इंतजार किया, लेकिन आज भी लोगों को जो अपेक्षाएं थी या लोगों से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए, बल्कि उल्टा उनका और नुकसान हुआ। जैसे महंगाई के बारे में कहा गया था, तो महंगाई बढ़ी है, महंगाई घटी नहीं है। सिलेंडर जो है उस समय 700 रुपये का था, आज की तारीख में 1500-1600 रुपये का गैस सिलेंडर मिल पा रहा है। सर, सरकार कहती है डीजल पेट्रोल का दाम भी बढ़ रहा है। सरकार कहती है अगर एक और महंगाई बढ़ी है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है। नहीं, हम वही आगे बता रहे हैं कि एक तरफ महंगाई बढ़ी है, दूसरी तरफ इनकम कैसे बढ़ी है। बेरोजगार लोगों के लिए वादा किया गया था, बेरोजगार लोगों की कोई नौकरी नहीं मिली, और बेरोजगारी जब बढ़ेगी, निश्चित रूप से गरीबी बढ़ेगी। दूसरा, ज्यादातर हमारे यहाँ किसान है, किसान को भी कहा गया कि तुम्हारी आमदनी दुगनी कर देंगे। कहाँ से कोई आमदनी दुगनी की तो छोड़ो, किसान की आज की तारीख में लागत, जो फसल तैयार करने में जो लागत लग रही है, वो लागत नहीं निकल पा रही। हम खुद किसान हैं, हम खुद समझते हैं इस बात को कि क्या परिस्थितियां हैं। तो इनकम कहाँ से बढ़ गई? इनकम हो सकता है जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो तनख्वाह पाते हैं, उनकी हो सकता है तनख्वाह बढ़ गई हो, लेकिन खर्चे बढ़े हैं, किसानों की इनकम घटी है, बेरोजगारों को कोई काम नहीं मिला, बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए लोगों की आमदनी जो कहते हैं कि पर कैपिटा आमदनी बढ़ी, वो बिल्कुल गलत बात है। कहीं आमदनी नहीं बढ़ी, केवल महंगाई बढ़ी है, और जो किसान को फसल का जो मूल्य मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाया, इसलिए किसान परेशान।
अच्छा, आप सत्ता में आते हैं, आरोप लगाते हैं आप सत्ता पक्ष पर कि रोजगार नहीं दिए। आप सत्ता में आएंगे तो आप क्या करेंगे रोजगार के लिए? देखिए, हमारा जो देश है और हम लोग कभी कभी प्रदेश में जब सत्ता में आए हैं तो ये प्रयास किया है कि लोगों को रोजगार से जोड़ना। हम ये नहीं कहते हैं कि हम 100% लोगों को नौकरी दे देंगे, नौकरी अलग चीज है, नौकरी स्टार्टअप्स का प्रयास तो वही किया कह रहे हैं, नौकरी देना अलग बात है, जो नौकरी करने लायक है वो नौकरी करेंगे, लेकिन जो स्टार्टअप के माध्यम से हम जो है लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, लोगों के हाथों को काम मिलेगा। जी। बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो तैयार करके अपने देश की आवश्यकताओं की जहां पूर्ति कर सकते हैं वहीं एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी। तो ये मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए और उस रोजगार में उनको आमदनी होना चाहिए। इन सब चीजों पे अगर गौर किया जाएगा, एक बार में अगर आप 2,000 रुपए 5,000 रुपए दे भी देंगे तो उससे कोई भला होने वाला नहीं है। अगर रोजगार से नहीं जुड़ेंगे तो एक तो हमारे देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, हमारे देश के आधारभूत जो संरचना है और वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी। दूसरी तरफ जो है गरीबी भी रहेगी, लोगों के हाथों को अगर काम नहीं होगा तो लोगों के हाथों को काम, स्किल डेवलपमेंट, जिससे वो सक्सेस हो सके उस काम में। ऐसे पैसा दे दिया, काम शुरू कर दिया और फेल हो गए, उससे भी कोई फायदा नहीं। उनको बाकायदा स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होना चाहिए, उनको बताना चाहिए, फिर उनको जो चीज लगाना चाहते हैं उस पर पूरा सलाह दे करके और उनको जो है स्टार्ट करवाना चाहिए। इस तरीके आपकी सरकार सत्ता में आती है तो पलायन बुंदेलखंड की एक बड़ी समस्या है, इससे आप कैसे निपटेंगे? देखिए, पलायन बुंदेलखंड में है, लेकिन आपको याद होगा ये 2004 से लेकर के 2014 तक का दौर, उस दौर में पलायन रुका था क्योंकि हम लोग चुने गए थे। दूसरी तरफ जो देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसके माध्यम से जो मनरेगा का काम स्टार्ट हुआ था, पलायन विशेष रूप से वो लोग कर रहे थे जिनके खेत में सूखा पड़ रहा है, खेतों में कुछ है नहीं, उनको मजदूरी चाहिए। लेकिन जब अगर मजदूरी गांव में मिल रही थी, अपने क्षेत्र में मिल रही थी, तो मनरेगा के माध्यम से उनको इतना काम मिल रहा था कि वो जो है अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उस दौर में पलायन रुका था, लेकिन आपने देखा कि 2014 के बाद मनरेगा को धीरे धीरे डाइल्यूट करते चले गए, वो आज मनरेगा जीरो है लगभग। तो इस वजह से लोगों के हाथों को काम नहीं है, आज फिर से पलायन बढ़ गया है, बहुत तेजी से पलायन बढ़ गया है, क्योंकि बुंदेलखंड की परिस्थितियां, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं, उनमें बरसात में अच्छा पानी नहीं बरस पाता है, उससे जो है लोग खेतों को पानी नहीं मिल पाता। जो अंडरग्राउंड वाटर की पोजीशन है वो सबको पता है, बहुत नीचे पानी है। तो इन परिस्थितियों में जब खेत में कुछ पैदा नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? लोग छोड़ करके इसलिए चले जाते थे मजदूरी के तलाश में। लेकिन क्या करें? हम यही चाहते हैं कि उनको, जैसे यहाँ बहुत काम है, हमारे यहाँ मौजूदा सरकार बीड़ा लेके आई, इससे आप बीड़ा आने से देखिए, आपको क्या बीडा लगता है? जो बीडा का उन्होंने किया अच्छा है, हम मानते हैं कि अगर उनका जो उद्देश्य है अगर वो सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो तो काम है कि लोगों को काम मिल सकता है। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। किसानों की जमीन ली जा रही है और औने पौने दामों में ली जा रही है, क्योंकि पूरे जनपद में अगर देखा जाए कि 4 बार सर्किल रेट बढ़ गए, सर्किल रेट 4 बार बढ़ गए हैं, लेकिन जो नोटिफाइड एरिया बीडा का है उसका सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया 4 बार से। अगर 4 बार से बढ़ाया गया होता तो आज जो किसानों को मिल रहा है उसी रेशियो में बढ़ाया गया होता तो आज 4 गुना उनको, 2 गुना उनको पैसा मिलता, जो मिला है उससे 2 गुना पैसा मिलता। लेकिन वो पैसा नहीं मिल पाया किसानों को। और आप देखते हैं विकास प्राधिकरण के नोटिफिकेशन में वो गांव विकास प्राधिकरण की सीमा में है,
उनको जो है जो रेट दिया जा रहा है वो गांव से भी बदतर रेट दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है आज की तारीख में कि किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हम तो, और अगर सरकार आएगी तो बीडा में जो किसानों की लूट हुई है उसको निश्चित रूप से रोका जाएगा और किसानों को उनकी जो जमीन ली जा रही है उस पर उचित मुआवजा दिलाने की बात की जाएगी और दिलाएंगे। ये हमारा उद्देश्य। दूसरा, जमीन अकेले लेने से कोई वो नहीं होगा। आपने जिस उद्देश्य से लिए उस उद्देश्य को पूरा करिए। हमारे इसमें एरच के पास डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे लैंड एक्वायर की गई और मैं समझता हूँ आज 7 साल हो गए। 7 साल पहले एक्वायर की गई। आज तक वहाँ डिफेंस कॉरिडोर के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे तोपें बनेगी यहाँ अभी का, और हमने देखा कि उसमें फटाका भी नहीं बनता। सब मैदान पड़ा है, लोग खेती कर रहे हैं। तो इस पोजीशन में किसानों की जहां लैंड एक्वायर कर रहे हो आप, और कोई उद्योग धंधा आप ला नहीं पा रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ है नहीं, तो एक तरफ किसान जो है अपनी जमीन से भी गया, खेती भी नहीं कर पा रहा है, दूसरी तरफ उसको कोई धंधा भी नहीं मिल पा रहा जिस उद्देश्य से आपने किया है। तो अगर हमने कहा कि योजना अच्छी है लेकिन अगर वो फलीभूत हो, लेकिन कोई सरकार का प्रयास नहीं है। कहा गया 60 लाख करोड़ जो है का इन्वेस्टमेंट आया है। कहाँ है इन्वेस्टमेंट? हमें तो नहीं दिखाई देता कहीं कि इन्वेस्टमेंट कोई जो है हमारे यहाँ आया है। कोई एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ना कोई किसी को रोजगार मिला। चलिए अगला सवाल। बुंदेलखंड राज्य बनाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके समर्थक आपके सहयोगी भी हैं। आप सत्ता में आते हैं तो इस पर आप इस इश्यू को आप देखिए, हमारी हमेशा राय रही है कि बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए। उसका रास्ता क्या होगा, जो भी रास्ता होगा हम उस रास्ते के साथ हैं। अगर बुंदेलखंड राज्य बनकर के बुंदेलखंड का विकास हो सकता है तो मैंने कभी ऐतराज नहीं किया, ना हमारी पार्टी ने कोई ऐतराज किया। लेकिन हम चाहते हैं बुंदेलखंड, ऐसी बुंदेलखंड जैसे बीडा बना ऐसी बुंदेलखंड राज्य बन जाए। क्या मतलब उसका? बुंदेलखंड के विकास की जो है पूरी परियोजना बनना चाहिए और उस आधार पे अगर कोई हमारा राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से हमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बुंदेलखंड का विकास महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, हम समाजवादी पार्टी, हमारे लोग पूरी ताकत के साथ। अच्छा, इस झांसी ललितपुर संसदीय सीट को मजबूती क्या दे रहा है? मौजूदा सांसद के प्रति जनता का आक्रोश, उनके काम करने का तरीका, या आपके प्रत्याशी ने भी कोई पिछले सवाल में हम यही बता रहे थे। 2 कारण है। एक हमने पहले बताया कि सरकार की जो नाकामियां रही। दूसरी तरफ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, देखिए वो अच्छे व्यक्ति हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो गलत रास्ते पे भटक गए। हम आपको बताएं, वो अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में जिस तरीके से जनप्रतिनिधि बनने के बाद जिस तरीके से जनता की सेवा के लिए लोगों को निकल के आना चाहिए, वो उसमें वो पूरी तरीके से असफल हैं। उन्होंने जनता से, हर व्यक्ति अपना जनप्रतिनिधि इसलिए चुनता है कि हमारी जरूरत पे हमारे काम आए, हमारी समस्या का समाधान करे, समय पे हमारी मुलाकात हो जाए। लेकिन ना तो किसी से उनकी मुलाकात हो पाती है। पूरे क्षेत्र में एक भी आदमी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कहे हमारी मुलाकात अच्छी हो गई। कार्यकर्ता जो आम आदमी है, आम आदमी की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग तो रोज ही बैठते हैं उनके पास, लेकिन आम आदमी की बात कर रहे हैं। एक भी आदमी ये नहीं मिलेगा। एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने टेलीफोन पे बात कर ली और टेलीफोन पे बात करके हमारी समस्या का समाधान हो गया। हमने सांसद जी से बात की, क्योंकि सांसद के बाद लोगों की मदद का बहुत स्कोप होता है। जो असाध्य बीमारियां हैं उनके इलाज कराने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता है। सांसद के पास इस बात के लिए उनकी रिकमेंडेशन पे प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा मिलता है। अगर कोई गरीब आदमी जिसके असाध्य बीमारी है और अगर वो जो है प्रयास करे तो सांसद जी नहीं मिल सकते, उनको ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे कहीं भी। तो हमारा कहने का मतलब जो है कि जो यहाँ का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, निश्चित रूप से सुलभ, सहज और लोगों की सेवा का भाव रखने वाला होना चाहिए।
आज ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमारे मित्र हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से 100 मतलब 24 आवर्स 24 आवर्स जो है वो जनता की सेवा के लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी आप टेलीफोन करेंगे, लोग टेलीफोन करें, टेलीफोन पे बात भी होगी और जरूरत पड़ेगी तो वो हाँ उपस्थित भी हो जाएंगे। तो कोई भी आम आदमी यही चाहता है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमें उपलब्ध हो और हमारी समस्याओं का समाधान हो। बहुत से लोग नहीं आ पाते क्योंकि हमारा क्षेत्र जो 150-200 किलोमीटर लंबा है, कहाँ सागर के किनारे तक है, वहां का आदमी आएगा तो पूरा दिन लग जाएगा। तो वो टेलीफोन पे बात करके अपनी समस्या बता देता है। कोई पुलिस का आदमी उसके उत्पीड़न कर रहा है, बता देगा तो यहाँ से टेलीफोन करके उसको ये समस्या वहाँ के एसएसपी को, वहाँ के कलेक्टर को बता के और समाधान हो सकता है, बड़े आराम से समाधान हो सकता है। लेकिन जब उपलब्धता नहीं होगी तो समाधान कैसे होगा? इसलिए लोगों में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर के। उधर सरकार की जो है वो उपलब्धियां जो बताते हैं उसमें पूरी तरीके से विफल हो गए। दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि की उपलब्धता, उनका जनता के प्रति सेवा करने का भाव ना होने के कारण जो है लोगों में आक्रोश है। और लोग निश्चित रूप से इस बार लोगों ने तय कर लिया कि झांसी ललितपुर में हम जो है प्रदीप जैन को, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, और सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी उनके साथ है। आपको पता है समाजवादी पार्टी का संगठन, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और दोनों जगह हैं, लेकिन आज संगठन की अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे है संगठन के मामले में। और संगठन हमारा पूरी तरीके से प्रदीप जैन को जिताने में लगा हुआ है। प्रदीप जैन की उपलब्धता, सहजता, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का संगठन मिलकर के, और जो मैं समझता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में कामयाब है। एक आखिरी सवाल, मैंने कांग्रेस पार्टी का भी मैनिफेस्टो देखा, उनका भी देखा। आप दोनों के मैनिफेस्टो में से पर्यावरण का लापता है, क्यों लापता? नहीं, देखिए ऐसा है, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से हम सहमत हैं। आपकी बात से हम सहमत हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून, आपकी बात से हम सहमत हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, आपने भाजपा का देखा और कांग्रेस पार्टी का देखना, आपने समाजवादी पार्टी का नहीं देखा। इन दोनों से बेहतर समाजवादी पार्टी का है, उसमें सारी चीजें हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम कांग्रेस पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, हमारा गठबंधन है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारा संगठन खूब मजबूत था, लेकिन हमने चूंकि सीट उनको मिली, हम पूरी तरीके से समर्थन। लेकिन हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा मैनिफेस्टो जो है जारी हुआ है, वो सबसे बेहतर। हमने हर पॉइंट पे जो है बेहतर करने का प्रयास किया है। और जो आप कह रहे जनसंख्या नियंत्रण के लिए या पर्यावरण के लिए, हमारे मैनिफेस्टो में हम आपको कॉपी उपलब्ध कराएंगे। हाँ, आप देखेंगे कि सारी चीजें हैं, और हम निश्चित रूप से पर्यावरण के उसके लिए काम करेंगे। और जो सबसे पर्यावरण के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आज फैक्ट्रियों के माध्यम से या और तमाम जगहों से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बढ़ रहा है, यहाँ के लिए नहीं, पूरा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, आप देख रहे हो, उससे मौसम में भी परिवर्तन आ गया है। और लोगों को आप देखते होंगे आज की तारीख में बहुत सी जगह कम पक्षी ही कम दिखाई देते हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, सारी चीजें हैं। तो उस पर लगाम लगाना पड़ेगा, इसके लिए पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान में ठीक है, हम पेड़ लगा सकते हैं, और अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो करोड़ों पेड़ जो है लगाए गए थे। सर्वाइवल रेट है अब होता क्या है, सरकार बदल गई तो किसी ने मेंटेन नहीं किया। हमारे यहाँ ये है, जितना
है, सर्वाइवल रेट होगा, हमें हमें भी जानकारी नहीं, हम बता देंगे आपको। लेकिन जो हमारी लोगों की जिज्ञासा थी कि पेड़ लगना चाहिए और तमाम जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्कर्षण के जो कारण हैं उनके उन पे रोक लगाना चाहिए। जो आज कारें हैं पेट्रोल और डीजल से चल रही, उनकी जगह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आए हैं उनको प्रयोग करें, या और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम रोक सकते हैं। ये खेतों में जो लोग जला देते हैं उस पर भी रोक लगाई थी, सारी चीजें हैं। तो इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने काम किया है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग चूंकि हम हमारा आधार गांव में है, वो इन सब चीजों का गांव में बड़ा ज्यादा, शहर के लोग कम पेड़ लगाएंगे, गांव के लोग अपने खेत की मेड़ पे पूरे पे पेड़ लगा देंगे। तो इससे पर्यावरण को लाभ होगा, सुधारने में लाभ होगा। और हम जो है समझते हैं कि जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है उसमें भी लोगों को हम जागृत कर रहे हैं। एजुकेटेड लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या पे नियंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से निकाल कर हमें समय दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ बस अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं प्रचार प्रसार के, और उसके बाद देखना ये होगा कि जनता इस बार, झांसी की जनता कमल खिलाती है या पंजे को आशीर्वाद देती है। नमस्कार, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे थे बुंदेलखंड कनेक्शन।